नमस्ते विद्यार्थियों। मैं संतोष कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए संदेश यही है कि जैसा कि आप जानते हैं आजकल कोरोना वायरस चारों तरफ फैला हुआ है, तो उससे बचने के लिए भारत सरकार के जो भी दिशा निर्देश हैं उनका आप पालन कीजिए। जैसे घर से बाहर जाएँ मास्क पहनें और समय-समय पर अपने हाथ साबुन से धोते रहें और किसी भी व्यक्ति से मिलते समय 6 फीट या 2 गज की शारीरिक दूरी बनाए रखें। और अब तो दवाई है, तो उस दवाई के साथ-साथ कड़ाई भी आपको रखनी है। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं, तो जो ये वीडियो है, ठीक है? तो तो शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, वर्कशीट 26, विषय सामाजिक विज्ञान, इतिहास, तिथि 18 जनवरी 2021, कक्षा 7, विद्यार्थी का नाम लिख दीजिए यहाँ पर आप कक्षा अध्यापक का नाम लिख दीजिए। तो आज हम चर्चा करेंगे मुगल ना मुगल साम्राज्य के तहत। पिछली वर्कशीट से ही हम मुगल साम्राज्य के तहत चर्चा करते आ रहे हैं। तो आज तो बच्चों देखिए, प्यारे बच्चों, कुछ कार्यपत्रकों से हमने प्रमुख मुगल है ना? तो देखिए प्यारे बच्चों, पिछले कुछ कार्यपत्रकों में हमने प्रमुख मुगल शासकों और उनके प्रशासकों प्रमुख मुगल शासकों के बारे में जाना, है ना? तो तो किसके जाने हमने जाना कि उनकी प्रमुख अभियान कौन-कौन से घटनाएँ क्या-क्या हुई, उसके विषय में जाना था हमने। तो है ना? अब हम उनकी नीतियों और प्रशासन प्रशासन के विषय में जानकारी इकट्ठा करते हैं। ठीक है? आप देखिए हैं, तो हम जो चर्चा कर रहे थे, तो देखिए है ना? मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, ठीक है? जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार की कर ली, ठीक है? तो देखिए, सब सीधी-सी बात है, पहले तो कोई भी होगा तो किसी की सत्ता को इतनी आसानी से स्वीकार तो करता नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, अफ़गान हो, राजपूत हो और कई शासक थे उस समय भारत में, तो किसी ने भी सबसे पहले आसानी से इनकी सत्ता को स्वीकार नहीं किया। लेकिन जब जैसे-जैसे वो मुगल जीतते जा रहे थे, तो बाकी बाद में उन स्वेच्छा से लोगों ने उनकी सत्ता कुछ ने स्वीकार की स्वेच्छा से, कुछ को हराया गया, कुछ को किसी तरह से बहुत मतलब काफ़ी हद तक उनका भारत पर कब्ज़ा हो गया। तो आगे देखते हैं, ठीक है? आप देखते हैं मनसबदार और जागीर मनसबदार और जागीर, ठीक है? इसके विषय में हम चर्चा करते हैं। देखिए, जैसे-जैसे साम्राज्य विभिन्न क्षेत्रों में देखिए, जैसे-जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे-वैसे मुगलों ने तरह-तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ कर दिया, ठीक है? शुरू-शुरू में जो देखिए, अब ये तो शुरू-शुरू में ज़्यादा त मतलब जैसे-जैसे मुगलों ने सोचा कि भई बहुत से भागों को अब जीत लिया, तो उन्होंने क्या किया कि विभिन्न वर्गों के भारत के विभिन्न शासक वर्गों को अपने प्रशासन में शामिल करना शुरू कर दिया। शुरू-शुरू में वो तुर्की जो तुर्क सरदार थे यानी ईरानी है ना? तुर्क सरदार थे, तुर्की यानी तुर्क ईरानी तुर्की, है ना? और तुरानी मतलब ठीक है, है ना? लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ-साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीयों, है ना? मुसलमानों और मतलब भारतीय मुसलमानों, अफ़गानों, राजपूतों, मराठों और विभिन्न समूह को सम्मिलित किया। तो है ना? अब देखो, ये एक बात तो है कि इनका काम ऐसे बिना चल तो सकता नहीं था।
क्योंकि भारत के विभिन्न वर्गों में, भारत के अलग-अलग भागों में इनका शासन था, है ना? अफ़गानों का और अब राजपूतों का, मराठों का, तो इन सबको शामिल इनको करना ही था। जैसे-जैसे इनको हराते जा रहे थे, तो इनको शामिल भी करते जा रहे थे। क्योंकि हर जगह मुगल शासन करे सीधे ये संभव नहीं था इतने बड़े देश में, तो ऐसा इनको करना मजबूरी थी, ठीक है? तो अब आगे देखते हैं क्या है? मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। तो मनसबदार किसी को जो भी मुगलों की नौकरी जिसने की, मुगलों की जिसको बड़ी-बड़ी जागीरें दी जाती थी, तो उनको हम क्या कहते थे? मनसबदार, ठीक है? ठीक है। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके ज़रिए एक पद 2 सैनिक वेतन और 3 सैनिक सैनिक उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। ठीक है? अब देखिए, मनसबदार कौन थे? जिनको क्या कहते हैं इनको एक बड़ी-बड़ी जागीरें मिली होती थी, ठीक है? सरकारी हैसियत मिलती थी जी मतलब इसके तहत उनको इसका क्या पद होगा, उनका वेतन क्या होगा, उनके सैनिक वो मतलब सैनिक जो उत्तरदायित्व क्या होंगे, ये सब निर्धारित किए जाते थे, ठीक है बच्चों? तो ठीक है, आप आगे देखते हैं, अब ठीक है, पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही अधिक ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था, है ना? 5,000 जात वाले अभिजातों का दर्जा 1,000 जात वाले अभिजातों से ऊँचा था, जो ठीक है। अब देखिए, क्या था जात और अभिजात? अभिजात होते थे ये एक मतलब क्या होते थे कुलीन मतलब वर्ग होता था, जिनको कि मनसब प्रदान किया जाता था। अब देखो, अब जात मतलब क्या है कि आपकी आपको कितनी जागीर ना जैसे कि आपको कितनी जागीर प्रदान की गई है ना? अब जैसे जिसको भी 5,000 की जागीर प्राप्त होगी, है ना? भई जिसको 5,000 की जागीर प्राप्त होगी, तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो जिसको 1,000 की मतलब 1,000 की जागीर प्राप्त होगी, है ना? तो उ उससे तो ज़्यादा ही होगा उसकी हैसियत। तो ये चीज़ है, उससे उसका वेतन भी ज़्यादा होता था। भई जिसको 5,000 जात की जागीर मिली है ना? तो उसको 1,000 वाले जात से तो जागीर से तो ज़्यादा होगी। तो ये चीज़ है। फिर उसी के हिसाब से उसका पद और वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व उसका निर्धारित किया जाता था। ठीक है? अब देखिए, जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उनको उनको घुड़सवार रखने पड़ते थे। मतलब जो सैनिक जैसे जितने उनको सैनिक उत्तरदायित्व सौंपा जाएगा, उसके अनुसार उनको घुड़सवार भी रखने होंगे। अब देखते हैं मनस मनसब अब देखिए मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों के अपने अपने वो अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे एवं सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इन कार्यवाहियों के बाद ही इनको सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। ठीक है? अब उनको धन ऐसे ही नहीं दिया जाता था कि भई ठीक है आप अब आपकी नौकरी पक्की हो गई तो आपको तनख्वाह मिल जाएगी। जैसे हम लोगों को नौकरी हम टीचर हैं उनको हमें आप लोगों को पढ़ाना पड़ता है, इसी तरह उनको भी प्राचीन काल में जो मतलब मध्यकाल में उनको क्या करता था मुगल लोगों को अपने जो मनसबदार होते थे उनको घुड़सवार रखने पड़ते थे, सैनिक रखने पड़ते थे। और ऐसा ही नहीं कि बोल दिया हाँ, भई हमने इतने घुड़सवार रख लिए, इतने इतने घुड़सवार रख लिए, इतने पैदल सैनिक रख लिए। उनको बाकायदा उनका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था और अपने जो घोड़े होते थे उनको दगवाते थे, उनको एक मुहर लगवाते थे उन पर, ठीक है? तब माना जाता था कि हाँ, भई इनको इतना वेतन मिलेगा। अब देखते हैं, ठीक है? अब देखिए, मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्र वाली देखिए मनसबदार एक मिनट, मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे, ठीक है? और जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी।
है ना? परंतु मनसबदार जो होते थे वो मुक्तियों से भिन्न अपनी जागीरों पर शासन नहीं करते थे और ना ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य है ना? अन्य भाग में सेवारत रहते थे। अकबर के शासन काल में ठीक है। तो अब देखो, मनसबदार देखो, मुफ्ती और जो मनसबदार में क्या अंतर होता था? जो मुफ्ती थे, जो उनको इक्ता प्रदान की जाती थी, उनको वेतन देने के लिए, तो वो उसी भाग पर ही शासन करते थे। सारा कानून व्यवस्था उसी की देखते थे। लेकिन मनसबदार या जो जागीरदार जो होते थे, वो क्या उनको वो जो जागीर उनको दी जाती थी, उस पर वो शासन नहीं करते थे, ना उसका कानून व्यवस्था उनको चलानी होती थी। उस पर वो क्या करते थे, खाली उनको इकट्ठा जो एक वेतन इकट्ठा करने सॉरी राजस्व इकट्ठा करने का अधिकार था, वो भी अपने वेतन के लिए और ये राजस्व कौन इकट्ठा करते थे? उनके नौकर इकट्ठा करते थे। लेकिन वो जो है मतलब वो जो है किसी देश के किसी दूसरे भाग में शासन कर रहे थे। मतलब ये होता था कि किसी और की जागीर पर कोई और शासन कर रहा होता था, लेकिन उस पर राजस्व कोई और इकट्ठा कर रहा होता था। ये बात है समझ लीजिए। अब ठीक है, अब देखिए है ना? अब देखते हैं इसके आगे क्या अकबर के शासन काल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे। औरंगजेब के शासन काल तक आते आते ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 हो गई थी। ठीक है? अब देखिए अकबर के शासन काल में इन जागीरों का सावधानी पूर्वक आकलन किया जाता था, ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। औरंगजेब के शासन काल तक पहुँचते-पहुँचते स्थिति बदल गई। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से मनसबदार के वेतन से बहुत कम होता था। म ठीक है? और मनसबदार की संख्या भी अत्यधिक बढ़ में भी मनसबदार की संख्या में भी अत्यधिक है ना? वृद्धि हुई, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतज़ार करना पड़ता था। अब देखिए क्या होता था अकबर के शासन काल में जब अकबर राज्य कर रहा था, अकबर, जहांगीर ये सब जब राज्य कर रहे थे, तो इस समय इ इ इन बहुत ध्यान रखा जाता था कि जो मनसबदार को जो जागीर दी जा रही है, उसका जो वेतन है, उसके बराबर होना चाहिए, है ना? लेकिन औरंगज़ेब के शासन काल में आते-आते भई देखो किसी भी देश में या शासन काल में या जहाँ पर वो शासन कर रहा है, उसमें ज़मीनें तो लिमिटेड हैं। ज़मीनों की स अभी व्यक्तियों की संख्या तो बढ़ सकती है, लेकिन ज़मीनों की संख्या कैसे बढ़ेगी? ज़मीन तो उतनी की उतनी ही रहेगी। भई आप या तो और ज़मीन जीतो, है ना? उसके लिए फिर और संसाधन चाहिए। तो इसमें क्या हुआ कि अकबर के शासन काल में तो सब ठीक-ठाक चल रहा था। औरंगज़ेब के शासन काल में आते समय जागीरों की जागीरदार जो होते थे, उनकी संख्या तो बढ़ गई थी, लेकिन जागीरों की संख्या नहीं बढ़ रही थी। ज़मीनें तो उतनी थी। अब किसको कौन-कौन सी देंगे? तो अब क्या होता था औरंगज़ेब के शासन काल में जो था कि जो जागीर मिलने के लिए बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ा। ठीक है? इसीलिए अब इसका परिणाम क्या होता था, है ना? आप देखते हैं अब देखिए, इन सभी कारणों से जागीरदारों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सके कर लें, है ना? अपने शासन काल के अंतिम वर्षों में औरंगज़ेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। अब अब सीधी-सी बात है, जब मान लीजिए ये आपको ये कहा गया है कि आपकी अगर आपको किसी इलाके का जागीरदार बनाया गया है, आपको कहा गया है कि भाई हर किसान से 10 किलो गेहूँ लेना है या जो इस किसान से इतना लेना है, अब आप उससे अधिक ज़्यादा लोगे, तो किसान को तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है? अब वो ऐसा क्यों करते थे, वो भी पता है आपको क्योंकि भई जागीरें मिलने में एक लंबा टाइम लगता था, इसलिए ये सोचते थे जो जो जिस जागीर पर वो शासन कर रहे हैं, उसपे जितना मर्ज़ी राजस्व वसूल कर लो। है ना? अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1 मनसबदार और जागीर में क्या संबंध था? तो उत्तर देखते हैं, है ना? मनसबदार अपने
मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्र वाली राजस्व ठीक है, देखिए मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्र करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे और जो तकरीबन इक्ता के समान होती थी, परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर शासन पर नहीं रहते थे और न ही इनका प्रशासन चलाते थे। उनके प्र उनके पास जागीरों से केवल राजस्व प्राप्त करने है ना? राजस्व एकत्र करने ठीक है, राजस्व एकत्र करने का अधिकार था। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। ठीक है, आप देखते हैं प्रश्न 2 मुगलों के लिए तुरानी या ईरानी ही नहीं, बल्कि विभिन्न पृष्ठभूमि के मनसबदारों की नियुक्ति क्यों महत्वपूर्ण थी? तो आइए देखते हैं इसका आंसर। अब देखिए, मुगलों के लिए केवल तुरानी या ईरानी या ही नहीं, बल्कि विभिन्न पृष्ठभूमि के मनसबदारों की नियुक्ति इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि जैसे-जैसे मुगल देश के अन्य भागों को जीते जा रहे थे, वैसे उनके उनके शासन का दायरा निरंतर बढ़ता ही जा रहा था और हर वर्ग का शासन सहयोग हर वर्ग का जो है सहयोग शासन में पाने के लिए उन्हें प्रशासन में हर वर्ग की नियुक्ति ज़रूरी हो गई थी। प्रश्न 3 यदि ठीक है, प्रश्न 3 यदि जा जा यदि जाट एक मनसबदार पद और वेतन का द्योतक था, तो सवा तो सवार क्या दिखाता था? ठीक है, तो देखते हैं टुन यदि जाट एक मनसबदार के पद और वेतन का द्योतक था, तो सवार उनके सैनिक को सैनिक उत्तरदायित्व को निर्धारित करता था, जिसके अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का वीडियो। ये वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में।